डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जेएमआई जामिया की पीएचडी की पॉलिटिकल साइंस 2025 का पेपर। फॉर्चुनेटली मेरे स्टूडेंट हर साल मुझे टाइमली पीएचडी के पेपर भेजते हैं और मुझे बहुत मजा आता है। इसलिए ये सीरीज जो है एक लगातार चल रहा है। आप इसमें लिंक भी देख सकते हैं। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलता हूँ खान जायद का, मेरे स्टूडेंट जिन्होंने ये पेपर मुझे भेजा है। और यदि आप सोच रहे हैं कि सर क्या कह रहे हैं, तो आप पहुंच चुके हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल पे, जो एक छोटा सा प्रयास है रिसर्च बेस्ड नॉलेज को शेयर करने का इंजॉयबल वे में फॉर सोशल साइंस इन पर्टिकुलर राइट नाउ पॉलिटिकल साइंस मेनली, एंड दैट्स टू फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। आज जैसा मैंने कहा, हम चर्चा कर रहे हैं या एक्सप्लेन करेंगे जामिया के पीएचडी पॉलिटिकल साइंस 2025 के पेपर को। बहुत होगी भूमिका, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यदि आप सीयूईटी पीजी दे रहे हैं या यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, दो टेस्ट सीरीज चल रहे हैं। एक जो यूजीसी नेट की है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड सेट अदर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो अपने लास्ट लेग में लगभग पहुंच गई है। लेकिन बाय द नेचर ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहां पे कि सब कुछ रिकॉर्डेड है, इनफैक्ट आपको पूरे मॉक्स जो है लाइव मिलते हैं, आपको एकदम बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कब ज्वाइन करते हैं। इसीलिए मैं आपको अभी भी इनवाइट कर रहा हूं कि आप इस कोर्स को भी यूजीसी नेट वो क्रैश कोर्स की तरह ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या चीजें हैं, मोटी मोटी बातें यहाँ दी गई है। और ये बैच जो है सीयूईटी पीजी 2026, वो तो अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। 1 दिसंबर से ये स्टार्ट होगी। इसमें भी मोटी मोटी बात यहाँ पे दी गई है। दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो मेल आईडी है अलग अलग है। आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए, और इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए अपने नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर इन मेल आईडीज पे भेजें। इसके अलावा जो है फाउंडेशन बैच, जो एक यूनिक इंडेवर है जो पिछले साल से चल रही है, ये सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। ऑफ कोर्स इसमें सिलेबस जो है वो सीयूईटी पीजी का ही लिया जाता है। एक ही एग्जाम का सिलेबस आप ले सकते हैं, बट इट इज यूजफुल फॉर ऑल एग्जाम। जिन्होंने भी ज्वाइन किया है उनसे आप पूछ सकते हैं। इसके बारे में कुछ कुछ चीजें यहाँ दी गई हैं, आप इसको देख सकते हैं। मोर देन 50 यहाँ थीम है, थीम वाइज रिकॉर्डेड एक्सक्लूसिव लेक्चर्स हैं। और इसमें पीवाई क्यूए जिस तरह से सॉल्व की गई है, आपको मजा आ जाएगा यदि आप पैशनेट है पॉल साइंस के लिए। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सेम मेल आईडी पे भेज करके। ये पॉल साइंस हेल्प @gmail, इस पे आप भेज सकते हैं अपना नाम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर। ओके, सो अब ये पेपर को एनालाइज करते हैं। जैसा मैं हर पेपर में करता हूं कि मोटी मोटी बातें जो है वो हम पहले बताना चाहते हैं। आज यूजुअल ये बहुत ही अच्छा पेपर है। हर बार का पेपर अच्छा होता है इसका। इसमें कुछ आपको ऐसे इंफॉर्मेशन मिलते हैं जैसे सोल्जरिंग, नेचुरल सोल्जरिंग टेलर का, वो आपने कहीं नहीं सुना होगा। तो कुछ ये नया खोज करके निकालते हैं जो आपको नई नॉलेज देता है। बाकी जो है इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपको पता होंगे, लेकिन ये उसको इस ढंग से स्ट्रक्चर करते हैं कि आपको थोड़ी परेशानी हो। और कुछ तो फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि ऑलवेज यदि आपको याद है तो है, बुक्स ऑथर ये सब भी है। ले, लेकिन एक बात जो इस पेपर में पूरे में गूंजती है, वो है एलिमिनेशन टेक्निक, एलिमिनेशन टेक्निक, एलिमिनेशन टेक्निक। मैं आपको बताऊंगा। ऑलमोस्ट 20 to 20 क्वेश्चन में मुझे ऐसा फील हुआ कि जहां की आप एक स्टेटमेंट को सीधा सीधा डिजिग्नेट कर सकते हैं या डेफिनेटली कर सकते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, और उसके बेसिस पे आपको तुरंत दो ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। चलिए नोट बनाने के लिए रहिए तैयार और सुनिए गौर से मैं क्या कहता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये तो मैचिंग क्वेश्चन है और ये काफी आसान होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सावरकर हिंदू राष्ट्र के लिए जाने जाते हैं, हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र, तो 1 का 2। और ये क्वेश्चन क्यों एकदम लड्डू क्वेश्चन है, क्योंकि एक मैच से आपका हो जाता है। उसके बाद आप सीधा आप देख सकते हैं कि आप मैच कर लीजिए और आगे बढ़िएगा। मतलब मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत तेजी से वीडियो बन सकता है यदि मैं इसको छोड़ दूं, लेकिन आप इसको मैच कर सकते हैं लाइक 2 to 3 लाइक दैट। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ दो स्टेटमेंट है। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ डिस्क्राइब्ड इंडियन स्टेट एज ए वीक स्ट्रांग स्टेट
विथ सेंट्रिस्ट एंड एकोमोडेटिव ओरिएंटेशन। ये बिल्कुल सही है। कितनी बार ही मैंने कहा, उनकी बुक आई थी लक्ष्मी, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने इंडियन स्टेट को वीक स्ट्रांग, मतलब वीक एकोमोडेटिव है, जहां कि आप हर स्टेट जो है वो सुनती है हर सेगमेंट को और अपनी पॉलिसी उस ढंग से बनाती है। और स्ट्रांग जो आपको इंदिरा गांधी के टाइम में दिखेगा, कहीं कहीं थोड़ी बहुत अभी मोदी जी के टाइम में भी दिखेगा, जहां पे कि स्टेट जो है काफी सेंट्रलाइज मशीनरी की तरह एक्ट करती है, अपनी मतलब की चीजों को एग्जर्ट करती है। तो ये जो वीक स्ट्रांग स्टेट का मतलब कभी वीक कभी स्ट्रांग ऐसा दिखती है। स्टेटमेंट टू है, गुनार मेडल सजेस्टेड दैट इंडियन स्टेट फेल टू एड्रेस मास पॉवर्टी एज इट इज ए सॉफ्ट स्टेट। गुनार मेडल ने अपने बुक एशियन ड्रामा में जो है कुछ जो नए उभरते हुए, ये बुक तो 60s में शायद लिखी गई, 60 या 70s में देख लीजिएगा। तो उस समय में इंडिया जो है या पाकिस्तान, उस टाइप के स्टेट को उन्होंने सॉफ्ट स्टेट कहा था, जो कि पॉलिसी तो बनाती है लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो मद्दा चाहिए या जो इंस्टीट्यूशनल इफिशियंसी चाहिए, कैपेसिटी चाहिए या स्ट्रांग स्टेट चाहिए, उस टाइप की नहीं है। तो या स्ट्रांग विल नहीं है, और इसके चलते उन्होंने इस तरह के स्टेट, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट को सॉफ्ट स्टेट करार दिया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नॉन अलाइन मूवमेंट। अब यहाँ से देखिए एलिमिनेशन टेक्निक कैसे काम करता है। अब यहाँ पे इट इज एन इंटरनेशनल फोरम ऑफ 120 मेंबर। वी ऑल नो कि इसमें 121 मेंबर हो गए हैं। 21st मेंबर है वो साउथ सुडान है। तो इसके चलते ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग हो गया। यदि ये रॉन्ग हो गया तो आप टू को हटा देते हैं, तो आप देखिए दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। वन दोनों में कॉमन है, इसका मतलब वन को आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, केवल हमें देखना है थ्री या फोर में कौन सही है। थ्री देखिए, द नाम हैज ए फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन एंड परमानेंट सेक्रेटरी। नाम का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, ये मैंने ही आपको कई बार बताया है। इसकी एक कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो है जो यूएन की जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, वहीं से ऑपरेट करती है। तो इसका मतलब थर्ड गलत है। तो फोर्थ को भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वन एंड फोर विल बी करेक्ट, जो इस स्टूडेंट ने भी सही मारा। इट मींस करेक्ट स्टेटमेंट है, द नाम्स डिसीजन आर मेड बाय ए मेजोरिटी वोट इन द समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, जो कि लास्ट समिट जो 19th है वो कंपाला युगांडा में हुई है। युगांडा ही उसका चेयर है अभी। एंड फोर्थ स्टेटमेंट है कि नॉन अलाइनमेंट मींस इंडिपेंडेंस ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन इन इंटरनेशनल रिलेशन। ऑफ कोर्स। अब यहाँ पे देखिए, इसको भी हम लोग मिला सकते हैं, शायद एक से ही काम चल जाए। यूएनएचसीआर जो है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी होगी, मुझे लगता है ये है। तो ये जो है रिफ्यूजीज तो स्टेटलेस पीपल को देखेंगे, लेकिन चलिए उससे और देखते हैं। यूएन वुमेन जो है, यूएन के ऑर्गेनाइजेशन है, एम्पावरमेंट ऑफ ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, तो ये तो ऑब्वियस है कि वन की थ्री होगी। वन की थ्री से ही आपका जो है 50-50 हो जाता है। और टू का टू जो है वो सभी में है, दोनों में है। इसका मतलब कि यूएनडीपी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो यूनेस्को जो है वो एजुकेशन की प्रमोशन करती हुई ऑल नो। तो फोर का फोर है, तो फोर का फोर इसमें है और आपका ये क्रैक हो गया। इजी है। Which of the following is correct about Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women? इसको शॉर्ट में सेडाओ कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट कन्वेंशन है। औरतों की हर तरह से समझिए प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। चिल्ड्रन और वुमेन दोनों के लिए अलग अलग जो है, आपको पता है चिल्ड्रन के लिए कन्वेंशन है, डिसेबल्ड पीपल के लिए है, एंड वुमेन के लिए भी है। तो सेडाओ का आप देखिए एलिमिनेशन देखिए, ये सब चलिए, ये सब में आप कंफ्यूज भी हो। यहाँ देखिए, दिस कन्वेंशन डज नॉट अफर्म द रिप्रोडक्टिव राइट्स ऑफ मैन। ऐसा क्रूड स्टेटमेंट क्यों नहीं, क्यों रिप्रोडक्टिव राइट्स को एक्नॉलेज नहीं करेगा, अफर्म नहीं करेगा। सो थ्री विल बी रॉन्ग। इफ थ्री विल बी रॉन्ग, थ्री विल बी रॉन्ग, देन वन, वन कॉमन है, मतलब ये दो सही हो सकते हैं, इसमें वन कॉमन है, छोड़ दीजिए, वन को मत पढ़िए। आप केवल देखिए वन एंड टू एंड वन एंड फोर। टू को पढ़ते हैं, सेडाओ वॉज अडॉप्टेड by the UN General Assembly on 1969। ये डेट आपको याद रखना है, मुझे याद है आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते। यदि ऐसा है तो टू वाले ही सही होगी, तो फोर जरूर गलत होगी। एज पर सेडाउ, कल्चर एंड ट्रेडिशन डू नॉट सेव जेंडर रोल्स एंड फैमिली रिलेशन। दे डू सेव, नॉट बिल्कुल गलत है, इसलिए फोर तो गलत होगा ही। सो दिस इज करेक्ट।
1 and 2. Elimination. When is वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ऑब्जर्व? इस टाइप का क्वेश्चन मैंने जैसे बताया ना कि आप जानते हैं तो जानते हैं, एकदम ब्रूट फैक्ट. सो इट इज 20th June. इस स्टूडेंट ने गलत मारा है. 20th June, आप मतलब याद रखना मुश्किल है. द नोबेल पीस प्राइज 2023, कंफ्यूजिंग, क्योंकि ये 25 में हो रहा है, 2 साल पहले पूछा जा रहा है, इस बार का नहीं. तो ये मिला था नारगिस मोहम्मदी को. स्टूडेंट ने सही मारा है. ये एक एक्टिविस्ट हैं, ईरानियन, जो वहां पे आपको पता है, जो अमीनी, फर्स्ट नाम देख लीजिएगा, जिनको कि कस्टडी में जिनकी मौत हो गई थी, और उसके बाद जो वहां हंगामा हुआ था उससे निकल करके नरगिस मोहम्मदी आई हैं और औरतों के हक के लिए ईरान में लड़ती हैं. बहुत ही डेंजरस एक तरह से एक्ट, जिस टाइप की वहां थियोलॉजिकल स्टेट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द थ्योरी ऑफ नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन वाज एक्सपाउंडेड बाय. ये क्वेश्चन आपको बम्प कर सकता है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं. इन दोनों में तो नहीं, क्योंकि केनेथ वॉल्श नियो रियलिस्ट थे. उन्होंने प्रोपाउंड किया था स्ट्रक्चरल नियो रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म या नियो रियलिज्म. ईएच कार जो है बहुत फेमस जो है क्लासिकल रियलिस्ट रहे हैं, 20 ईयर क्राइसिस के थिंकर या ऑथर. तो यही दोनों हो सकता है. इन दोनों ने जो है, कोहेन और जोसेफ नए ने जो है प्रोपाउंड किया था कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, जो कि कोर कॉन्सेप्ट है नियो लिबरलिज्म की. लेकिन इन दोनों में यदि आपको चुनना हो कि थ्योरी ऑफ नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, तो आप क्या करेंगे? और इसका सही जवाब है रॉबर्ट कोहेन. जो इस स्टूडेंट ने टिक किया है, ये सही है. इन्होंने अपनी बुक जो है आफ्टर हेजोमनी, इसका पूरा जो टाइटल है पढ़िए, कोऑपरेशन एंड डिस्कॉर्ड इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी. इस बुक में उन्होंने नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म को एक्सप्लेन किया. तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है 50-50 के चलते. जोसेफ ने जो है वो ही इज नोन फॉर पावर को उन्होंने कई तरीके से डिफाइन किया. सॉफ्ट पावर के लिए जाने जाते हैं. सॉफ्ट पावर, स्मार्ट पावर, हार्ड पावर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट UNHRC, ह्यूमन जो राइट काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की, जिसमें 47 मेंबर हैं, जिसमें से रसिया को 2022 में बुका में जो उन्होंने नरसंहार किया था बच्चों का, उसके बाद उसको उसमें सस्पेंड कर दिया गया था. एक तरह से 46 एक्टिव मेंबर, उनके बारे में पूछ रहे हैं. एलिमिनेशन. देन देखिए यहाँ पे क्या है. इट द काउंसिल इज नॉट रिलेटेड इन एनी वे टू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, OHCH. नो. जो ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स एक्ट एज ए सेक्रेटरिएट टू द ह्यूमन राइट काउंसिल. ये दोनों का नाता है, बहुत क्लोज नाता है. इसलिए टू गलत है. यदि टू को हम हटा दें, टू को हटा दें, तो सीधा आंसर मिल जाता है 1, 3, 4. आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप जरूर पढ़ लीजिएगा. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी इन इंडिया. मैं कई बार कहता हूँ स्टूडेंट कि आप 11 जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसको जरूर पढ़ लें 2-4 बार एग्जाम से पहले, किसी भी एग्जाम पॉलिटिकल साइंस का. तो ये जो कि ये जो कहना सब सब है, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, इनकरेज सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन, ये बिल्कुल नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. टू रिनाउंस प्रैक्टिस डिरोगेटरी टू डिग्निटी ओपन, ये सब है. सो सी इज द करेक्ट. हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिक्स. ये आपको खासा खासा परेशान कर सकता है क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिक्स. लेकिन इसका सही जवाब जो है, वैसे मैं बहुत श्योर नहीं हूं, लेकिन इंटरनेट से देख करके जो लगता है कि वुड्रो विल्सन है, जो इस स्टूडेंट ने भी. बेसिकली ये है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिक्स से क्या नाता है. आ, देखिए, वुड्रो विल्सन ने अपने जो आर्टिकल थी जिससे कि पढ़ाई शुरू होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887, उसमें ही उन्होंने जो है एक डाइकोटमी क्रिएट कर दी पॉलिटिक्स और एडमिन के बीच में. उनका कहना था कि पॉलिटिक्स या पब्लिक पॉलिसी जो है वो हर्ली बर्ली ऑफ पॉलिटिक्स है, जिसमें कि एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से जो है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से डायरेक्शन तय होता है कि गवर्नमेंट को क्या करना है, नहीं करना है. उस डोमेन में एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो पॉलिटिक्स है. और एडमिनिस्ट्रेशन को निष्प्रिय भाव से, इंडिपेंडेंट भाव से, न्यूट्रल भाव से, एक इफिशियंट जो है मैनेजमेंट कॉर्प्स की तरह जो है एक्ट करना चाहिए, उन पब्लिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाहिए. लेकिन बाद में ये डाइकोटमी टूट गई और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिक्स टाइप की चीज निकली, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉलिटिक्स का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है. वो पब्लिक पॉलिसी भी बनाने लगता है. और एडमिनिस्ट्रेशन में काफी सारे पॉलिटिक्स होते भी हैं.
वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिक्स को दर्शाता है। शायद वुड्रो विल्सन इज द गुड, लेकिन देखना होगा कि इन्होंने ऑफिशियल आंसर में क्या दिया है। आई थिंक वुड्रो विल्सन मे बी द गुड आंसर। 12 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ये 1995 को रिपील करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें 21 डिफरेंट डिसेबिलिटी हैं। तो अब यहाँ पे अगेन एलिमिनेशन में आइए। दिस एक्ट डज नॉट कवर मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिसेबिलिटी, बिल्कुल गलत है। आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि 2016 में आएगा अमेंड होके, और मेंटल हेल्थ इतना बड़ा हेल्थ इश्यूज को छोड़ दिया जाएगा, तो टू को हटा दीजिए। तो टू टू, इसका मतलब है कि इन दोनों में देखिए 3 और 4 कॉमन है, तो केवल वन को चेक करना है। तो वन है, इट इज ए डिसेबिलिटी लॉ पास बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, to fulfill its obligation under the UN Convention on Rights of Person with Disability। ये सही होगा क्योंकि राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 में आती है, आपको पता है। इंडिया ने इस कन्वेंशन को साइन किया है, और 1995 उससे पहले आई थी। तो ये बिल्कुल, और बहुत लंबा स्टेटमेंट है, बहुत जनरल स्टेटमेंट है, तो गो विथ 1, 3 and 4। 13. Which of the following is correct about universalism versus cultural relativism debate in human right discourse? ये क्वेश्चन इनका मेरे अनुसार से इनवैलिड क्वेश्चन है। दिस इज द ओनली इनवैलिड क्वेश्चन इन, क्योंकि इसमें आ, ये स्टेटमेंट जो है, यूनिवर्सलिटी मींस दैट ह्यूमन बीइंग्स आर इंडोर्ड विथ इक्वल ह्यूमन राइट्स, एक जैसे हैं, एक वर्थ है, और एक सबको समान अधिकार मिले हुए हैं, सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा कोई भी सही मुझे नहीं दिखता है। Cultural rights are a vital component of universality. No, universalism and cultural rights are different. And universality is essential to defend the foundation of cultural right. No, cultural rights जो है वो ये कहते हैं कि हर कल्चर जो है वो बराबर है, और कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ही ह्यूमन राइट्स को समझना चाहिए, ना कि कोई यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स है जो हर कल्चर पे बराबर रूप से लागू होता है। तो ये गलत है। Cultural relativism is the central idea of universal declaration. No, cultural relativism नहीं, universalism is the central idea of the universal declaration of human rights, जो पहले स्टेटमेंट में लिखा गया है। Cultural relativism is the foundational aspect of entire human rights. No, universalism is the foundational aspect of entire human rights. इसलिए तीनों गलत है। तो ये क्वेश्चन मेरे अनुसार से इनवैलिड है, इसको आपको चैलेंज करना चाहिए यदि आपको कोई टाइम दिया जाए तो। 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द पैटर्न्स ऑफ डेमोक्रेसी। पैटर्न्स ऑफ डेमोक्रेसी एक बुक है, आर एंड लिज पैट का, लिज पैट। मेरे प्रोनाउंसिएशन में मत जाइएगा, मैं गंदा प्रोनाउंस करता हूँ, आप जिसको जैसे पढ़ पाइए, आर एंड लिज पैट। लेकिन ये फेमस है कंसोसिएशनलिज्म नाम के कॉन्सेप्ट के लिए। कंसोसिएशनलिज्म का मतलब होता है पावर शेयरिंग इन ए डीपली डिवाइडेड सोसाइटी, जहां पे कि डिवीजन कम्युनल लेवल पे ऐसा हो कि एक कम्युनिटी डोमिनेट कर ही नहीं सकती है। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यदि डेमोक्रेसी है, तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जैसे मान लीजिए बेल्जियम है, और वहां पे जो है वो 60% लोग जो है वो मान लीजिए डच बोलते हैं, 40% फ्रेंच बोलते हैं, ऐसे में आप क्या करेंगे? तो इस तरह के डेमोक्रेसी में, या साउथ अफ्रीका है, तो वहां पे पावर शेयरिंग जो होती है, हर कम्युनिटी को एक तरह का दूसरे कम्युनिटी के ऊपर वीटो होता है, जिससे कि केवल कंसेंसस से ही जो है आगे पॉलिसी बनाई जा सकती है। अब यहाँ पे देखिए एलिमिनेशन टेक्निक। इट कंक्लूड्स दैट मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी परफॉर्म बेटर इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन उससे भी देखिए, it argues that institutional arrangement have no influence on democratic performance. No, ये पूरी इंस्टीट्यूशनलिज्म की एक कॉन्सेप्ट है, और ये वो कभी नहीं कर सकते कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हैव नो इन्फ्लुएंस। तो ये भी गलत है। तो बच क्या जाता है, 1 and 4 ही केवल बचता है, पढ़ लीजिएगा। 15. Which of the following Plato's work relate to the speech that Socrates gives in his defense against the crime of इम्पीटी? मतलब जो उनको जो मौत की सजा सुनाई गई, तो एक काल्पनिक रूप से यदि सोक्रेटिस को मौका दिया जाता तो वो क्या कहते अपने बचाव में, इस पर जो है अपोलॉजी नाम की बुक जो है, एक डायलॉग सोक्रेटिस और उनके जो एडवर्सरी हैं उनके बीच में प्लेटो ने लिखा, अपोलॉजी नाम की बुक। तो ये बहुत ही फेमस है, ये आसान क्वेश्चन है क्योंकि बहुत लोगों को पता है ये भी पता है कि गांधी जी ने बाद में इस बुक को गुजराती में और फिर हिंदी में वो निकाली गई, इसकी नाम रखी गई सत्यवीर की कथा। उन्होंने
सोक्रेटिस को सत्यवीर करार दे दिया, जो सत्य के लिए जिन्होंने अपने प्राण दे दिए। Which of the following is correct about the second wave of feminism? Second wave of feminism यूएस से निकलती है। टाइमलाइन लगभग 1960s में इसका एक तरह से प्रादुर्भाव होता है, इट कम्स इनटू बी। और इसमें जो बुक आती है सेक्सुअल पॉलिटिक्स कैट मिलेट की, बेटी फ्राइडन की फेमिनिन मेस्टिक आती है, और इन सबसे थोड़ा पहले जो है वो सेमन डिबेवर की द सेकंड सेक्स आती है। इन बुक ने मिल करके एक ऐसा एक रिवॉल्यूशन लाया वुमेन के जो जो राइट्स मूवमेंट हुई है, जो कि फर्स्ट वेव से काफी अलग था, जहां पे वुमेन अपनी रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करती हैं, जहां पर्सनल इज पॉलिटिकल का नारा लगता है। मतलब जो प्राइवेट और पब्लिक की जो दीवार होती है उसको तोड़ने की बात होती है। और ये कहा था कि इक्वलिटी शुरुआत घर में होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स घर से शुरू होती है। इन सब का जो मिला जुला रूप था, सेकेंड वेव फेमिनिज्म था। अब यहाँ पे देखिए अगेन इलिमिनेशन, द पर्सनल इज आउटसाइड द पॉलिटिकल, एकदम से गलत। टू, तो टू को हटाइए, पर्सनल इज पॉलिटिकल। तो यहाँ पे देखिए फोर कॉमन है, मत पढ़िए फोर को, ये सही होगा। तो वन एंड थ्री पढ़िए, इक्वलिटी इन प्राइवेट लाइफ इंक्लूडिंग फैमिली मैरिज सेक्सुअलिटी एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही जैसा मैंने बताया। तो वन एंड फोर को आप टिक कर दीजिए। Which of the following does not constitute the core idea of Ronald Dworkin's theory of liberal equality? डॉर्किन ने इस बुक में सॉवरेन वर्च्यू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इक्वालिटी 2000 में जो है अपना कॉन्सेप्ट, उन जो उनकी जो इगैलिटेरियनिज्म है उसको एक्सप्लेन किया। एक तरह से आर्टिफिशियल सिचुएशन बना करके, एक जहाज है, उसके लोग जो हैं वो एक आइलैंड पे लैंड करते हैं, कोई जहाज टूट जाती है, नो वेयर, उस आइलैंड पे कोई नहीं है, और फिर कैसे वो संपत्ति का इक्वल बंटवारा करते हैं, और फिर आगे वो ट्रांजेक्ट करते हैं, और फिर क्या होता है। तो इस तरह के इमेजिनेशन उन्होंने किया। समाज मतलब ओरिजिनल पोजीशन वैसा ही हुआ, अर्थ पे लोग आते हैं, और फिर कैसे होना चाहिए, जैसे कि जॉन रॉल ने अपनी जो डिफरेंस प्रिंसिपल या जो थ्योरी ऑफ जस्टिस गढ़ी, और जैसे रॉबर्ट नॉजिक ने जो इंटाइटलमेंट थ्योरी दी, उस तरह से रॉबर्ट नॉजिक ने भी एक तरह का इमेजिनरी सिचुएशन के बेसिस पे दिया। हमने कई बार आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे देखिए, नो नीड फॉर सिस्टम टू करेक्ट द डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रूट लक, ये बिल्कुल गलत है, ये लक इगैलिटेरियनिज्म का एंटी है। लक इगैलिटेरियनिज्म यही कहती है कि जो ब्रूट लक होता है, आप कहाँ पैदा होते हैं, कोई सुपर एक्सीडेंट हो जाए, किस जात में पैदा हो रहे हैं, किस धर्म में हो रहे हैं, इस टाइप के जो जो आपको सोशल बैकग्राउंड से जो, या बैकग्राउंड इनइक्वलिटी जो होती है, उसको ब्रूट लक कहते हैं। तो उसको कंपनसेट सिस्टम को करना चाहिए। जो लक आपने खुद चुना अपने लिए, ऑप्शन लक जो आपके चॉइसेस से होते हैं, अपने उद्यमिता से होते हैं, आप एक रास्ता चुनते हैं, दूसरा रास्ता चुनते हैं, कोई बिजनेस, उसमें जो है सिस्टम आपको कोई ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते, उसके लिए आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। तो वन को हटा दो, तो टू टू कॉमन हो गई, पढ़ो में थ्री फोर। इक्वल कंसर्न फॉर ऑल सिटीजन, डेफिनेटली सॉवरेन वर्च्यू यही है, सिटीजन सिटीजन में भेद नहीं होना चाहिए। इक्वल आउटकम कभी वो नहीं कहते हैं, कोई भी जो है लिबरल थिंकर नहीं कहेगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ना कि इक्वल आउटकम। तो थ्री सही है, फोर सही नहीं है, फोर भी हटा दो, तो ये हो जाएगा टू एंड थ्री। ओके। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मिशेल फुको, या ऐसा पढ़ा जाता है, मिशेल फुको पोस्ट स्ट्रक्चरल थिंकिंग, पावर एंड नॉलेज आर सेपरेट। सबसे पहले ये समझो, मिशेल फुको ने यही तो कहा कि पावर और नॉलेज सेपरेट नहीं है, इन दोनों में घालमेल है। पावर क्रिएट नॉलेज एंड नॉलेज क्रिएट पावर, बोथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जिनके पास पावर होती है वही न्यू नॉलेज गढ़ते हैं, जो पावरलेस होते हैं उस जो भी चीज वो गढ़ते हैं उसको नॉलेज के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। तो वन हटा दो, वन वन। अब टू तो कॉमन हो गया, थ्री फोर। थ्री फोर देखो, सिस्टम ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट डू नॉट से पावर रिलेशन, नो, डिस्कोर्स थ्योरी यही है उनकी, कि जो पावर रिलेशन है वो लैंग्वेज एंड थॉट से गढ़े जाते हैं। जो न्यू नॉलेज है वो बोलचाल, कम्युनिकेशन, मीडिया, स्पीच, उससे क्रिएट किए जाते हैं, डिस्कोर्स, डिस्कर्सिव नॉलेज। तो थ्री जो है बिल्कुल गलत है। तो क्या सही हो जाएगा, मीनिंग इज फ्लूइड, टू एंड फोर, टू एंड फोर।
Which of the following is not true about Immanuel Wallerstein world system theory? Again elimination देखो, कैपिटलिज्म प्रमोट इक्वलिटी, कभी नहीं, ये एक नियो मार्क्सिस्ट थ्योरी है, कभी ऐसा कोई एक्सेप्ट करेगा? टू हटाओ, टू हटाओ, टू हटाओ, और आपको आंसर मिल गया 1 and 4। पढ़ के आगे बढ़। 20. Who among the following is not an advocate of defensive realism? इजी क्वेश्चन, क्योंकि डिफेंसिव रियलिज्म जो ये मानता है कि स्टेट का मेन जो पर्पस है, एम है, वो अपना डिफेंस को सिक्योर करना है, पावर उसके लिए मीन्स है। इसके अगेंस्ट में ऑफेंसिव न्यू रियलिज्म है, जो ये कहता है कि नो, स्टेट इज बेसिकली पावर मैक्सिमाइजर, और वो रीजनल हेजमन बनना चाहता है हर स्टेट। फेमस ऑफेंसिव न्यू रियलिस्ट हैं जॉन मैर्सियमर, और बहुत फेमस डिफेंसिव रियलिस्ट हैं केनेथ वॉल्श, जो यहाँ दिखते हैं, एंड रॉबर्ट जर्विस। तो आपको केवल सोचना है जैक स्नीडर एंड फरीद जकारिया में। फरीद जकारिया डेफिनेटली, क्योंकि अभी भी ये काफी यूट्यूब पे आते हैं, ये नियो रियलिस्ट, नियो क्लासिकल रियलिज्म के ये थिंकर हैं, तो डिफेंसिव रियलिज्म परहैप्स इनके साथ नहीं जाएगा। सो आई एम गेसिंग दैट फरीद जकारिया इज गुड। आंसर आप चेक कर लीजिए, क्वेश्चन मार्क। इन दोनों में जैक स्नेडर, जो कि जाने जाते हैं डिसीजन मेकिंग थ्योरी के लिए, रियलिज्म। 21 देखिए, एनी एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट इज, उसका कोई कोर्ट में डिस्कशन नहीं हो सकता, इंक्वायरी नहीं हो सकती है, नॉट सब्जेक्ट टू इंक्वायरी इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये बाकी सब गलत है। जो एडवाइस काउंसिल आर्टिकल 74 के तहत जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देती है प्रेसिडेंट को, जिससे कि प्रेसिडेंट बंधे हुए हैं, एक बार जरूर से एडवाइस को रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट लौटा सकते हैं, दैट्स ऑल। 22 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज लिबरल फेमिनिज्म फॉर इट्स अबंडनमेंट ऑफ सोशल जस्टिस इशू। अबंडनमेंट का मतलब है कि जिसको अबंडन कर दिया उन्होंने, मतलब छोड़ दिया। सो ये जो थिंकर है, ये आपको जानना चाहिए, दिस इज ए न्यू काइंड ऑफ नॉलेज यू कैन गेन। नैन्सी फ्रेजर जो है, शी इज नोन शी इज नोन फॉर her writing which raises the issue कि जो ये जो जिस तरह का लिबरल फेमिनिज्म जो है, केवल एक तबके जो है फेमिनिस्ट, और वो भी जो है कैपिटलिस्ट सोसाइटी की जो वुमेन है, उनके लिए वो लड़ती है। जो लार्जर जो सोशल जस्टिस की इशू है, जिसमें इंटरसेक्शनलिटी कह लीजिए, जो रेस के चलते, कलर के चलते, कास्ट के चलते जो औरतें, या अदर कारणों से जो औरतें वल्नरेबल हैं, उनकी बातें, और पूरे सभी समाज के सभी वीक लोगों की बातें ये नहीं करती हैं। इनकी जो बुक है, आप देख सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन और रिकॉग्निशन, क्या चाहिए वुमेन को, रीथिंकिंग द पब्लिक स्फेयर, फॉर्चून ऑफ फेमिनिज्म फ्रॉम स्टेट मैनेज कैपिटलिज्म टू न्यू लिबरल क्राइसिस, ये सब जो है दर्शाता है उनके थॉट को। सो नैन्सी फ्रेजर। यहाँ पे आप देखिए, मैरी वुल्स्टनक्राफ्ट और हैरियट मिल जो है, ये दोनों क्लासिकल लिबरल थिंकर हैं अर्ली एरा की। एक जो है 1790s की है, और ये 1850s की। हैरियट टेलर मिल जो है, वो जेएस मिल की पत्नी है, और उनके साथ मिलकर इन्होंने सब्जेक्शन ऑफ वुमेन नाम की एक ग्रेट बुक 1869 में लिखी थी। तो ये तो हो ही नहीं सकते लिबरल फेमिनिज्म के क्रिटिक। सुजैन एंथोनी जो है, वो सफर गेट मूवमेंट की जान जाती है, मतलब वुमेन को जो वोटिंग राइट अमेरिका मिले, इसके लड़ने के लिए जानी जाती है। 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया है कि आपका जो सोशल नेटवर्क है, वो एक कैपिटल के जैसा है, पूंजी के जैसा है, आप उसको जो है इनकैश कर सकते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सोशल कैपिटल, और इस टाइप का जो जैसे यहाँ डिफाइन भी किया, सोशल कैपिटल रेफर्स टू नेटवर्क्स, नॉर्म्स एंड ट्रस्ट अमंग पीपल दैट लीड टू सोशल कोहेशन। ये भी इसका एक मायने है। यदि आप समझिए, सोसाइटी में यदि काफी ज्यादा पीपल में जो है वो ट्रस्ट है, नेटवर्क है, जुड़े हुए हैं, तो वो सोसाइटी उन चेन की तरह, जिसके कड़ियां आपस में जुड़ी हुई है, वो स्ट्रांग है। और जो सोसाइटी में सब अपने अपने एटोमाइज टाइप का इंडिविजुअल रह रहा है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, तो सोसाइटी बहुत वल्नरेबल है, बहुत वीक है। तो सोशल नेटवर्क, लेकिन एक इंडिविजुअल के सोशल कैपिटल का मतलब जो होता है, मैंने पहले बताया। सो वन इज गुड, इट वाइडन सोशल क्लीवेज इन द सोसाइटी। ये उल्टा है। हम देखिए, इट वाइडन सोशल क्लीवेज, ये जो सोशल क्लीवेज होती है ना,
जात पात धर्म रूरल अर्बन इन सब के नाम पे जो खाई होती है उसको पाटता है ना कि बढ़ाता है। तो टू गलत, टू गलत, टू गलत, और मिल गई 1 and 4। पढ़ के आगे जाइए फोर्थ स्टेट। 24, clientelism refers to proffering of material goods in return for electoral support। यहाँ दो दो बहुत ही खतरनाक वर्ड है, क्लाइंटेलिज्म एंड प्रोफेरिंग। प्रोफेरिंग तो चलो कल से आपको वोकेबलरी जानना है, क्लाइंटेलिज्म एक कॉन्सेप्ट है, प्रोफेरिंग का मतलब ऑफर करना है, दैट्स ऑल। क्लाइंटेलिज्म जो है, क्लाइंट पैटर्न नेटवर्क, हम मैंने आपको एक बार बताया, क्लाइंटेलिज्म एक पॉलिटिकल सिस्टम में एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कि नीचे के तबके पे जो पॉलिटिकल एक्टर है वो ऊपर के तबके के पॉलिटिकल एक्टर के लिए जो है एक तरह का जो है वो वोट जुटाता है, सपोर्ट जुटाता है, बस में भर करके लोगों को ले आता है रैली के लिए। और जो ऊपर के तबके का जो एक्टर है, ये एक्टर ऊपर है, ये एक्टर नीचे है, तो ये जो एक्टर है ये पैट्रॉन है, ये इसको संरक्षण देता है, और ये इसका क्लाइंट है, क्लाइंट। तो अब इस तरह के ये पैटर्न को जो है 10 क्लाइंट है, मान लो 10 गांव में इसकी पहुंच है, तो ऐसे क्लाइंट है। और ये पैटर्न जो है खुद बड़े जो लीडर जो स्टेट हेडक्वार्टर में बैठता है उसका वो क्लाइंट है, और जो स्टेट हेडक्वार्टर में एक्टर है उसका क्लाइंट जो है दिल्ली में, उसका पैटर्न दिल्ली में बैठता है, लाइक दिस। पूरे गांव से लेके दिल्ली तक जो है क्लाइंट पैटर्न नेटवर्क मान लो है, और ऐसा इंडिया में माना जाता है कि ऐसा है। अब जो है जब कोई पार्टी जीतती है तो इन्हीं सब जो लोकल लेवल के जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन और लोगों के मोबिलाइजेशन से ही जीत पाती है। तो उनको अवार्ड मिलता है, गांव में कोई पंचायत ने कोई ठेका दिया तो अब इनकी सुनी जाएगी एंड ऑल। तो ये एक लेकिन बुरी व्यवस्था को जन्म देता है। इसी से अधिकतर जो इसको लोग बिचौलिया बोलते हैं, दलाल बोलते हैं, सत्ता के दलाल, वो पैदा होते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, और जनता उसमें पिसती है, अल्टीमेटली वो करप्शन को बढ़ावा देता है। तो क्लाइंटलिज्म रेफर्स टू प्रोफरिंग मटेरियल गुड्स इन रिटर्न फॉर इलेक्टोरल सपोर्ट। वोट जुटाओ, लोगों को लाओ, तो तुमको हम बाद में ठेके दिलवा देंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग में तुम्हारी बात मान ली जाएगी। सो स्टेटमेंट वन करेक्ट है। स्टेटमेंट टू है पॉलिटिकल क्लाइंटलिज्म एक्टिवली प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेमोक्रेसी। नो, 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 मतलब इट प्रमोट्स काइंड ऑफ करप्शन, नेपोटिज्म, बैड। सो स्टेटमेंट टू गलत है। सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। सिविक नेशनलिज्म जो है उसका सीधा मीनिंग होता है, जो यहाँ बहुत ब्यूटीफुली दिया हुआ है, अब देखो, पॉलिटिकल कम्युनिटी ऑफ इक्वल राइट सिटीजन दैट रेस्पेक्ट कल्चरल डाइवर्सिटी। मतलब एक समाज में, एक नेशन में रहने वाले लोग, चाहे किसी धर्म जाति रेस कलर लैंग्वेज के हो, आपस में भाईचारे के साथ इसलिए रहते हैं कि वो एक नेशन के इक्वल सिटीजन है, भले ही वो एज ए पीपुल एज ए कॉम अलग अलग हो तो क्या। इस बेसिस पे जो नेशनलिज्म होती है, जो कि सेकुलर होती है, वो ऊपर होती है कास्ट क्रीड एंड रीजनलिज्म से या लैंग्वेज से, उसको सिविक नेशनलिज्म कहते हैं। हर कंट्री ये ड्रीम करता है कि उसके यहाँ सिविक नेशनलिज्म जो है वो परवान चढ़े, लेकिन वो डिफिकल्ट होता है। यदि आपने रिलीजन के बेसिस पे नेशन को बनाया है या लैंग्वेज के बेसिस पे, तो फिर सिविक नेशनलिज्म लाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सो वन इज करेक्ट। अब देखो इसको एलिमिनेशन देखो, नेशनलिज्म बेस्ड ऑन सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये भी सही है, तो चलो 1 and 3 तो ऐसे ही सही हो गया। तो इसका मतलब 2 and 4 जरूर गलत होगा। नेशनलिज्म दैट emphasizes ऑर्गेनिक यूनिटी एंड कल्चरल सेमनेस। नो, कल्चरल डाइवर्सिटी हो सकती, डाइवर्सिटी होती है, ऑर्गेनिक यूनिटी नहीं है। रिलीजन एंड एथनिसिटी आर फाउंडेशनल टू नेशनल कम्युनिटी, देन इट इज नेवर सिविक नेशनलिटी। सो 1 and 3 इज ओनली करेक्ट। हमास के बारे में डिफरेंटली, ये तो दो ही स्टेटमेंट सही थे, एलिमिनेशन एलिमिनेशन देखो। यहाँ पे हमास सपोर्टेड द 1993 पीस एग्रीमेंट जो हुआ था, ओस्लो एकॉर्ड बोलते हैं, उसको हमास ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो टू को हटा दो, टू को हटा दो, वन वन कॉमन, थ्री फोर में देखो थ्री है। हमास अपोज द सेकुलर अप्रोच ऑफ द पीएलओ टू द इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, ये सही है। यहिया सनवार वाज नॉट एसोसिएटेड विद हमास, ये हमास का टॉप लीडर था जो मारा गया था, तो फोर तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब है कि 1 and 3 विल बी करेक्ट, सही है। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन किसने दिया है थेसिस? अब ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिसके बगैर मैंने देखा है कि कोई एंड ऑफ हिस्ट्री एंड क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, ये दो थेसिस के बगैर कोई आइदर और जरूर किसी न किसी जगह पेपर में मैं देखता हूँ, हर पेपर में।
सो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन इसी नाम की बुक है 1996 की, हटिंगटन की, सैमुअल हटिंगटन, जिन्होंने ये कहा था कि जो 21st सेंचुरी में जो कन्फ्लिक्ट होगा, ग्लोबल लेवल पे वॉर होगी, वो नेशन स्टेट के बीच में ना होकर के सिविलाइजेशन या कल्चरल वॉर होगा। और जब 9/11 हुआ, अमेरिका में अलकायदा ने अटैक किया, तो कई लोगों ने कहा कि इनकी भविष्यवाणी सही निकली, क्योंकि ये क्या, किसी स्टेट ने तो अटैक नहीं किया था, वॉर नहीं किया था, ये तो किसी मतलब मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियनिटी की वॉर टाइप की थी। सैमुअल हंटिंगटन। यहाँ पे फ्रांसिस फुकुआमा देखते हैं, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, एंड ऑफ हिस्ट्री थेसिस के लिए पढ़ लीजिएगा फिर से। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन जो है, ये भी बहुत आसान है, वी ऑल नो कि माओ जेदांग ने इसको जो है लॉन्च किया था चाइना में। कल द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मतलब, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीप फॉरवर्ड मतलब कि हम मतलब इतना ज्यादा तरक्की कर लेंगे कि मतलब एक ही बार में आगे बढ़ जाएंगे, लाइक दैट, माओ जेदांग। Two statement. The historical sociological approach explain the rise of party system with reference to heterogeneity of interests and social groups such as class and religion. ये खुद ही डिफाइन करता है इसको, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजिकल अप्रोच पार्टी सिस्टम का, जबकि ये नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म को डिफाइन करता है, emphasizes the role of political elites and institutional structure in determining the nature of the party system। या वो पढ़ के लगेगा कि ये बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है, सही है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स empower पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट। देखिए, नॉर्मली जो 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है, लिस्ट 1 जो है वो यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 2 जो है स्टेट लिस्ट है, और 3 जो है कंकरेंट है। और जो यूनियन लिस्ट है उस पे पार्लियामेंट बना सकती है लॉ, स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर, और कंकरेंट में दोनों। अब दोनों में भी जो है वो ज्यादा प्रिवेल करता है पार्लियामेंट बनाया हुई, तो ठीक है, 7 शेड्यूल में है, आर्टिकल 246 में है। लेकिन कई ऐसे सिचुएशन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं जो इन आर्टिकल में है, जिसके तहत कि पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पे भी कानून बना सकता है, यदि पहला 249 है, जिसमें कि ये है कि यदि राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास कर दे नेशनल इंटरेस्ट में कि पार्लियामेंट बना सकती है किसी स्टेट सब्जेक्ट पे, तो पार्लियामेंट बना सकती है, तो 249। 250 है कि किसी, जबकि कंट्री में इमरजेंसी लगा हुआ हो, उस समय में भी जो है पार्लियामेंट को हक मिल जाता है स्टेट सब्जेक्ट पे कानून बनाने का। 252 कहता है कि यदि दो या दो से अधिक स्टेट मिल करके बाय कंसेंसस ये रिक्वेस्ट करे कि हमारे यहाँ यूनिफॉर्म लॉ के लिए पार्लियामेंट कानून बनाए, तो पार्लियामेंट कानून बना सकता है, और उसको दूसरी स्टेट भी जो है वो अपना सकते हैं। आर्टिकल 253 कहता है किसी इंटरनेशनल ट्रीटी या कोवेनेंट को यदि इंडिया ने साइन किया, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी स्टेट सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट कानून बना सकता है। सो ऑल आर करेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। According to Granville Austin, the greatest challenge to the social revolutionary purpose of the Constitution post 1950 was। अब ये बहुत डीपर लेवल का क्वेश्चन है, और इसमें आप फंबल कर सकते हैं, लेकिन एक बार यदि जान लीजिए तो बहुत इंटरेस्टिंग एक जो इंडिया की एक जो फेज थी फर्स्ट 20 ईयर, जिसमें कि बहुत सारे केसेस होते हैं, गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर एक तरफ खड़े दिखते हैं और जुडिशरी एक तरफ, उसको ये बताता है। आपको याद रखिए कि ग्रैनविल ऑस्टिन की ये बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन 1966 में आती है। तो उस समय में ये जो लड़ाई थी अपने चरम पे थी। और क्या थी ये? द जुडिशियरीज हेजिटेशन टू इंटीग्रेट पार्ट 3 and 4 एज ए यूनिफाइड मॉरल कोड। बेसिकली इसमें ये थी कि जुडिशियरी ने बहुत लीगलिस्टिक व्यू लिया कॉन्स्टिट्यूशन का, और उन्होंने ये सोचा कि चूंकि फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, और वो मतलब कोर्ट में कोई जा सकता है, हम रिट जारी कर सकते हैं, वो फंडामेंटल है, इसीलिए वो ऊपर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से, जो मेयर एस्पिरेशन है, जो नॉन जस्टिसेबल है। अब स्टेट का ये कहना था कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्योंकि वो हमें पॉलिसी के लिए रास्ता दिखाता है। फंडामेंटल राइट तो सिटीजन को अधिकार देता है, और कई सिटीजन के अधिकार जो है वो प्रिविलेज लोगों के अधिकार हैं, लाइक राइट टू प्रॉपर्टी,
या राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, और वो हमें रोकता है फंडामेंटल, हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो एस्पिरेशन है उसको पूरा करने से। इसके चलते कोर्ट और गवर्नमेंट में खूब लड़ाई हुई। गोलकनाथ केस याद कीजिए, एंड मेनी अदर। केशवानंदा भारती तो बाद में आती है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। बाद में मिनर्वा बिल केस 1980 में आती है, जिसमें आ करके कि कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट रिकंसाइल करती है कि ना तो फंडामेंटल राइट बड़ा है और ना डीपीएसपी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है। सो दिस 32, in contrast to the market oriented approach of the new public management, Den Hart and Den Hart's, मतलब वो और उनकी वाइफ and Den Hart, new public service framework focuses on which of the following principle? न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को मार्केट ओरिएंटेड माना गया, न्यू लिबरल जो वर्ल्ड थी उससे अलाइन करता हुआ, काफी नैरो इकोनॉमिक फोकस उसका माना गया, इसलिए उसको डिस्कार्ड किया गया। उसमें कुछ अच्छी बातें थी, उसको रख लिया गया, लेकिन जनरली एनपीएम को डिस्कार्ड कर दिया गया, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, क्योंकि इट वाज टू मच ओरिएंटेड टुवर्ड्स मार्केट। सोशल इक्विटी, सोशल जस्टिस, वेलफेयरिज्म, इन सबको बहुत पीछे छोड़ दिया गया, इवन सर्विस को भी। ये तो सबसे लंबा स्टेटमेंट, सबसे सही स्टेटमेंट, सर्विंग सिटीजन एंड अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज रादर देन स्टीयरिंग देम, जो एनपीएम कहता था कि डोंट रो स्टीयर। यदि आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो तो मेरे लेक्चर को एनपीएम वर्सेस एनपीए सुनना। पाइवोट टू एशिया इज ए स्ट्रेटेजी डॉक्ट्रिन। पाइवोट का मतलब होता है कि हम बिल्कुल फोकस करेंगे। तो ये ओबामा जब प्रेसिडेंट थे उनके टाइम में यह आया कि हमारा फोकस जो है ना, वो मिडिल ईस्ट से निकल करके जो है, मिडिल ईस्ट को नहीं, मतलब यूरोप से निकल करके हमारा फोकस एशिया की तरफ जाना चाहिए। सो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्राइन था पाइवोट टू एशिया, बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का यूएस। Which of the following best reflect the implication of Thomas Dye's definition of public policy for empirical research in policy analysis? पहले तो ये समझो कि थॉमस डाई ने क्या डेफिनेशन दिया था। थॉमस डाई ने ये कहा था कि पब्लिक पॉलिसी क्या है, सिंपली व्हाट गवर्नमेंट डिसाइड टू डू और डिसाइड नॉट टू डू। सबसे इंपॉर्टेंट ये था, मतलब पब्लिक पॉलिसी केवल वही नहीं है कि गवर्नमेंट डिसाइड करते हुए ये करना है। कुछ चीजों को गवर्नमेंट कॉन्सियसली डिसाइड करती है कि नहीं करना है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो कितना सही है, इट एक्सपेंड द स्कोप ऑफ एनालिसिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी इंक्लूड बोथ एक्शन एंड डेलिबरेट नॉन एक्शन। दोनों पब्लिक पॉलिसी है। मान लो गवर्नमेंट सोचती है कि किसानों को इनकम टैक्स नहीं लगाना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मान लो, तो ये भी एक पॉलिसी है कि हमें उस डायरेक्शन में नहीं जाना है। Who among the following argued that a state can be legitimate only if it's guided by the general will of its members? General will, Rousseau. Who else? Go with that. According to Chester Bernard, authority exists. देखो, चेस्टर बर्नार्ड जिन्होंने कि फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव लिखा, जिन्होंने जोन ऑफ इंडिफरेंस नाम का कॉन्सेप्ट दिया, उनके लिए ऑथोरिटी लाइज विद द सबऑर्डिनेट हु एक्सेप्ट द ऑर्डर एज ऑथोरिटेटिव। समझो। So according to Chester Bernard, सबसे लंबा स्टेटमेंट, सबसे सही स्टेटमेंट, द कम्युनिकेशन इज एक्सेप्टेड बाय द सबऑर्डिनेट एज ऑथोरिटेटिव। यदि कोई ऑर्डर बॉस की तरफ से आता है और उसको सबऑर्डिनेट ऑथोरिटेटिव ऑर्डर लेता है तो वही ऑथोरिटी है, अदरवाइज कोई ऑथोरिटी नहीं है। यदि सबऑर्ड मतलब लोकस ऑफ द ऑथोरिटी लाइज इन द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑर्डर बाय द सबऑर्डिनेट, नॉट बाय गिविंग द ऑर्डर बाय द सुपीरियर। यदि सबऑर्डिनेट ने एक्सेप्ट नहीं किया तो पानी में गया। तुमने किसी की तरफ फुटबॉल उछाला, यदि किसी ने कैच नहीं किया तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। लाइक दिस, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिटेरियन थिंकर? बहुत ही घिसा पिटा है लेकिन आपको याद करने में हेल्प करता है। यहाँ पे 3 दिए गए हैं, 2 और जोड़ लीजिए, एलेस्टेड मैकलेंटेयर, माइकल वॉजर, माइकल सेंडर, चार्ल्स टेलर, सॉरी 4। तो इन 4 को तो जो है चार्ल्स टेलर छूट रहे हैं और इन्होंने पॉग को घुसा दिया। थॉमस पॉग इज वेरी वेरी फेमस फॉर ह्यूमन राइट एंड कॉस्मोपोलिटनिज्म, ग्लोबल जस्टिस, इन सब के लिए थॉमस पोग जाने जाते हैं। सो इसको आप ऑड वन आउट कर सकते हैं। 38 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द शेड्यूल्ड एरिया इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 10 स्टेट में जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन अच्छा खासा है, लाइक झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, लाइक तेलंगाना, इन सब को जो है शेड्यूल्ड एरिया कहा गया है। उनको 5th शेड्यूल में डाला गया है, जहां गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उन एरियाज को एडमिनिस्टर करने की, और कुछ स्टेट में तो ट्राइबल वेलफेयर के मिनिस्टर भी रखना मैंडेटरी है।
सो ये 5th शेड्यूल्ड एरिया कहलाती है। इसके अगेंस्ट में 6th शेड्यूल्ड एरिया है, वो स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसमें ट्राइबल बहुत ज्यादा है, जैसे असम में है, देन त्रिपुरा में है, मिजोरम में है, एंड मेघालय। चेक कर लीजिएगा, ये 4 स्टेट जो है वो 6th शेड्यूल्ड स्टेट है। इसके अलावा कुछ स्टेट जो है वो इंटायरली ट्राइबल है, इसलिए उनको ना तो 6th या 5th में नहीं डाला गया, क्योंकि वो 100% ट्राइबल है। 39 देखिए, who among the following distinguished between politics as the expression of a state's will and administration as the execution of that will। अब यहाँ पे आप खासे कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बहुत एक क्लैरिटी देता है। क्या क्लैरिटी? कि क्या रोल रहा है फ्रैंक गुडनॉव का और विल्ड्रो विल्सन का इस डायकोटमी में, स्टेट पॉलिटिक्स वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी में। ये जो लाइन, ये जो फ्रेज है कि पॉलिटिक्स इज द एक्सप्रेशन ऑफ स्टेट्स विल एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट विल, ये स्पेसिफिक टू फ्रैंक गुडनॉव है, जिन्होंने बुक लिखा था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900 में। Woodrow Wilson is the father of study of public administration with his article The Study of Administration 1887। इन्होंने भी जो है वो डायकोटमी क्रिएट की थी, लेकिन चूंकि यहाँ पे वो स्पेसिफिक फ्रेज दी गई, इसलिए आंसर होगा फ्रैंक गुडनॉव। Which among the following is correct about Antonio Gramsci's conception of intellectuals? इन्होंने इंटेलेक्चुअल को दो पार्ट में बांट दिया था, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल एंड ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल अपने क्लास से निकलते हैं, जैसे मान लो सबअल्टर्न क्लास है या जो इलीट क्लास है, उससे निकलते हैं, अपनी क्लास को प्रमोट करने के लिए ये थ्योरी बनाते हैं, थेसिस लिखते हैं, एक तरह के अपने क्लास के ये प्रोपेगेंडिस्ट होते हैं, ऑफ कोर्स इंटेलेक्चुअल होते हैं, और वही हेजेमनी स्टैब्लिश करते हैं। देयर आर ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल जो क्लास से ऊपर उठे हुए अपने को मानते हैं, और वो जनरली जो है स्टेटस कोइस्ट होते हैं, जो चल रहा है वो चेंज नहीं करते। जो चेंज आती है सोसाइटी में, वो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल से आते हैं, जो अपने क्लास से निकलते हैं और क्लास से जुड़े रहते हैं और क्लास के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हैं इंटेलेक्चुअली। सो यहाँ पे देखो क्या नहीं होगा, एलिमिनेशन ओनली ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्ट हेजेमनी, ये शायद सही। अब देखते हैं, इंटेलेक्चुअल्स आर द डोमिनेंट ग्रुप्स डेप्यूज एक्सरसाइजिंग द सबल्टर्न फंक्शंस ऑफ सोशल हेजेमनी एंड पॉलिटिकल गवर्नमेंट। ये लाइन स्पेसिफिक उनकी बुक जो प्रिजन नोटबुक से है, तो 3 बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे देखो मजेदार कि एक ही में 3 है और 3 बिल्कुल सही है, सबसे लंबा स्टेटमेंट सबसे सही। तो आपको ऐसे ही मिल गया कि इंटेलेक्चुअल्स ऑर्गेनाइज कॉन्सेंट, मतलब वही हेजमनी। इसका मतलब है कि उनका ये मानना था कि दोनों तरह के इंटेलेक्चुअल हेजमनी कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन हेजमनी को मतलब मेन जो बनाए रखते हैं ऑर्गेनिक है, और स्टेटस क्वीज जो है ट्रेडिशनल होते हैं। और यहाँ इंटेलेक्चुअल केवल एकेडमिक्स एंड आर्टिस्ट नहीं है, बहुत तरह के इंटेलेक्चुअल्स हो सकते हैं। सो 1 and 3 इज करेक्ट। द रिग्सियन मतलब फ्रेडरिक की जो प्रिज्मेटिक मॉडल थी, जो उन्होंने डेवलपिंग कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा और उस तरह की सोसाइटी को उन्होंने प्रिज्मेटिक सोसाइटी कहा, जो ट्रांजिशनल सोसाइटी है बिटवीन द फ्यूज सोसाइटी ऑफ वेरी वेरी पिछड़ा स्टेट एंड डिफ्रैक्टेड सोसाइटी ऑफ वेरी वेरी डेवलप्ड स्टेट। प्रिज्मेटिक सोसाइटी लाइक इंडिया, फिलीपींस, थाईलैंड, लाइक दैट। तो रिक्सियन प्रिज्मेटिक मॉडल में demonstrate that administrative inefficiency in developing society arises largely from, कहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव इनफिशियंसी पैदा होती है, मतलब कहाँ से आती है, और वो आती है फॉर्मलिज्म से। रिक्स के अनुसार फॉर्मलिज्म क्या है? फॉर्मलिज्म है कि फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन, किताबों की बातें हैं, ये किताबों में जो है ना बस लिखी हुई है। यू शो मी द फेस, आई शो यू द रूल। जैसे इंडिया में होता है कि आपके लिए रूल अलग है, दूसरे के रूल अलग है। तो जो स्ट्रीट लेवल ब्यूरोक्रेट हैं, जिससे आप टकराते हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो कहीं पे और कोई एडमिनिस्ट्रेशन में हो, कहीं भी हो, आपको ये फील होगा कि रूल जो है वो कोई रूल के अनुसार काम नहीं कर रहा है। सब जो है वो स्टेटस देख करके, अच्छा ये साहब आए हैं तो इनके लिए अलग, वो लाइन अलग। तो ये सबसे बड़ा जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनफिशिएंसी को जन्म देता है इंडिया में, कि रूल्स आर नॉट फॉलोड रिलीजियसली, जैसा कि डिफ्रैक्टेड सोसाइटी में होता है।
42 अकॉर्डिंग टू सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसके चेयरपर्सन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं हमेशा कह देता हूँ वीरप्पा मोइली। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन मोरारजी देसाई एंड बाद में के हनुमंतैया। ये सब ऐसे ही बता देता हूँ कि आपको भी याद रहे, जैसे मुझे याद हो गया है। दो ही बार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आई है। बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रिफॉर्म होना चाहिए, इसके लिए वो रिकमेंडेशन देते हैं। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए क्या कहा था। तो इसमें आप पढ़ोगे ही ना, तो आपको लगेगा केवल यही सही है, एज सिटीजंस राइट बैक्ड बाय स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन एंड इन्फोर्सेबल टाइम बॉन्ड अकाउंटेबिलिटी, सब अच्छी अच्छी बातें हैं। अब यहाँ देखो, विद इन द बाउंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, क्यों पब्लिक सर्विस डिलीवरी उनके डिस्क्रिशन पे क्यों होना चाहिए। एज ए वेलफेयर प्रिविलेज, क्यों, व्हाट इज ए प्रिविलेज टू डिलीगेटेड क्वाजाई जुडिशियल प्रोसीजर, व्हाई। तो ये सब गलत है, पढ़ने से ही गलत है। इजी क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द इंडियन पार्टी सिस्टम ए प्रीडोमिनेंट पार्टी सिस्टम। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जो कांग्रेस सिस्टम था, जो एक पार्टी की वर्चस्व थी, इसको रजनी कोठारी, जो बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे 60s के, उन्होंने इसको द कांग्रेस सिस्टम कहा। मॉरिस जॉन्स, जो कि बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल, कई बुक उन्होंने लिखी है, उन्होंने इसको जो है डोमिनेंट वन पार्टी सिस्टम कहा। और मैरिन वेइनर, जो कि बहुत पार्टी सिस्टम पे काम उन्होंने किया है, उन्होंने इसको जो है प्री डोमिनेंट पार्टी सिस्टम कहा। तो अलग अलग थिंकर ने अलग अलग नाम दिया, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। मैरिन वेइनर एंड उनके शिष्य पॉल ब्रैस के बारे में बहुत कुछ आपको जानना चाहिए, उनके बुक। और ये इन दोनों ने, मैरिन वेइनर ने और पॉल ब्रैस ने, दोनों ने इंडियन पॉलिटिक्स को स्टेट लेवल से एनालाइज करना शुरू किया, यूपी के पॉलिटिक्स एंड लाइक दैट। 44 देखिए, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैरिज एंड डिवोर्स, एडॉप्शन एंड सक्सेशन आर लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। ये बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है कि कोई जो टॉपिक की आइटम दे दिया जाएगा और कहा जाएगा ये यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट में। आपको याद रखना है, बहुत सारे एंट्रीज हैं, इतना आसान नहीं है। मैं अपनी मेमोरी से कह रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में मैंने देखा था कि ये कंकरेंट है, मैं थोड़ा चौंक भी गया था, लेकिन ये कंकरेंट है। अब यदि मैं मेमोरी मेरी फेल कर रही है, तो आप इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डिफिकल्ट बट मैनेजेबल, यदि आप दो चार बार विकिपीडिया पे जाइए और तीनों लिस्ट को ब्राउज कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये क्वेश्चन जो 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता है कि इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट जो है, ये थ्री ह्यूमन राइट, जो एक तो डिक्लेरेशन है, दो कोवेनेंट है, उसका समूह है। पहला है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूडीएचआर, ये जो 1948 में आता है 10 दिसंबर को। दूसरा है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आईसीसीपीआर। एंड थर्ड है द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, जिसको शॉर्ट में कहते हैं आईसीईएससीआर। तो ये तीनों जो हैं, ये ट्रॉइका इज कॉल्ड इंटरनेशनल, पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट। बाकी जो कोवेनेंट जो बहुत सारे आपने अभी देखा, चिल्ड्रन के लिए, डिसेबल के लिए, वुमेन के लिए सेडाओ, वो सब इसके पार्ट नहीं है। द कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूएल, ये भी याद कर लीजिए 1984, लेकिन इसका पार्ट नहीं है। 46 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, या चुनते हैं। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इज द फाउंडिंग एंड सोल रूलिंग पार्टी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये बिल्कुल सही है, तो वन सही होगा। वन तीन में है। कैपिटलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक इज द आइडियोलॉजी ऑफ सीपीसी, ऐसा नहीं कर सकते। कभी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कभी नहीं बोली कैपिटलिज्म। तो टू को तो आप एलिमिनेट कर दीजिए, टू को एलिमिनेट, तो वन वन कॉमन है। थ्री फोर में देखिए, डैंग जियोपिंग इंस्टीट्यूट फॉर मॉडर्नाइजेशन, ये बिल्कुल सही है। डैंग जियोपिंग जो है 1978 में वो लेकर के आते हैं फोर मॉडर्नाइजेशन, और वही जो ओपन करते हैं चाइनीज मार्केट को कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के लिए। तो थ्री सही है। अब वन एंड थ्री जब मिल गया, तो आगे क्या देखना है, वन एंड थ्री। इसका मतलब पोलिट ब्यूरो ऑफ द सीपीसी इलेक्ट्स द सेंट्रल कमिटी, ये गलत है। पोलिट ब्यूरो डज नॉट इलेक्ट सेंट्रल कमिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स में यहाँ चलिए एलिमिनेट करते हैं। ह्यूमन राइट आर इनडिविजिबल एंड एब्सोल्यूट, मतलब इसको बांटा नहीं जा सकता, एब्सोल्यूट है, चलिए सही है। यूनिवर्सलिज्म के अनुसार द हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट हैज नो अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन द वर्ल्ड एंड पब्लिश रिपोर्ट्स, ये बिल्कुल गलत है, एकदम जस्ट उल्टा है। यही है कि यस, इट हैज गॉट द अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट। तो टू को हटा दीजिए, टू को हटा दीजिए,
तो आपका सीधा आंसर मिल गया 1 और 3। पढ़ के आगे बढ़िए। नेचुरल सोल्जरिंग, ये मैं कह रहा था कि आपको न्यू नॉलेज देता है, नेचुरल सोल्जरिंग। अब देखिए, उन्होंने दो टाइप के सोल्जरिंग की बात की थी साइंटिफिक मैनेजमेंट थेसिस में, टेलर ने। सोल्जरिंग क्या होती है, मतलब बेसिकली वो हिंड्रेंस पैदा करता है, वो एक तरह का ये इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्होंने मेटल चूंकि कटिंग का लिया था, तो सोल्जरिंग जो है वो जब दो मेटल को जोड़ते हैं पिघला करके वेल्डिंग करते हैं, तो वो उस तरह से नहीं जुड़ पाता है नेचुरल जैसा, उसमें गांठ रह जाती है, उसको सोल्जरिंग कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सोल्जरिंग की जाती है, पार्ट्स को जोड़ा जाता है पिघला करके, मेटेलिक पार्ट को। तो अकॉर्डिंग टू टेलर जो है दो टाइप का सोल्जरिंग है, एक नेचुरल है, एक सोशल है। नेचुरल सोल्जरिंग जो है वो पर्सनल जो वर्कर काम करते हैं उनका जो हैबिट होता है आलसी पने का, और टेक इट इजी, जिसको कि बाद में डगलस मैकग्रेगर ने कहा एक्स टाइप ऑफ पर्सन, जिनको कि आपको पुश करना होता है। और एक जो है, तो वो ऐसे उनके लिए ये है कि आपको उनको बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, उनको गाइड करना पड़ेगा। और एक दूसरा सोल्जरिंग होता है, वो सोशल सोल्जरिंग है, जिसमें कि आप अपने पीयर ग्रुप और आपका जो ग्रुप डायनेमिक्स होता है उससे आप जो है बंधे होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में नहीं काम करके जो है वो अपने ग्रुप के इंटरेस्ट में काम करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल सोशल इन्फ्लुएंस विद इन द वर्क प्लेस। तो ये जो है नेचुरल सोल्जरिंग, जो कि दोनों ही हार्म करती है प्रोडक्टिविटी को, दैट इज रिलेटेड टू पर्सनल फैक्टर्स सच एज हैबिट्स एंड द टेंडेंसी टू टेक इट इजी। तो दोनों के तोड़ने का अलग अलग मेथड जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट में उन्होंने बताया था, और इसको डिटेल में आप पढ़ लीजिए। मैच करना ऑलवेज बहुत आसान होता है, ये भी बहुत थोड़े से क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं, लेकिन अगेन बहुत आसान है। जैसे जेम्स लवलॉक ने जो है गया हाइपोथेसिस दिया है, मतलब अर्थ और उसकी जो इनऑर्गेनिक इंटिटी, अर्थ, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, जीव जंतु निर्जीव मिट्टी मिल करके एक पूरा लिविंग सिस्टम बनाते हैं, इसको गया हाइपोथेसिस। इस बात को कहा जाता है टू। तो टू का टू इसका मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ देखिए रॉबर्ट नॉजिक ने जो है इंटाइटलमेंट थ्योरी दिया है, 1 का 3, और ये क्रैक हो गया। बहुत ही आसान है, आप इसको आगे पढ़ लीजिएगा। 50 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट विल कैमेलिका's कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल माइनॉरिटीज। अब अगेन एलिमिनेट कीजिए। Indigenous people of Canada are not national minorities in this framework. Indigenous people in Canada are not national minorities. अब आपको एक जो है एक गलत क्रूड स्टेटमेंट दे देता है, तीन को आप अलग कर लीजिए, तो ये तो खत्म हो गई, लेकिन इससे एक ही खत्म हुआ। It provides a liberal framework for the just treatment of minority group, ये सही है। Prior history of self government and common culture is a criteria to qualify as a nation. अब देखिए टू कितना गलत है। Prior history of self government and common culture is a criteria to qualify as national minority. Not at all. नेशनल माइनॉरिटीज वो हैं जो कि एक पर्टिकुलर नेशन में रह रहे हैं, वो नेशन के पार्ट हैं, लेकिन वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और देयर कल्चर वो माइनॉरिटी है। तो इसलिए ये तो बिल्कुल गलत है। टू, तो 1 और 4 आपको जो है सही हो गया। 4 क्या है, पॉलीइथनिक ग्रुप्स आर इमिग्रेंट ग्रुप्स, इसको आप सही मान सकते हैं, क्योंकि बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन यही दो इसमें सही होंगे। सो डियर स्टूडेंट, बिफोर आई से यू थैंक्स, आपने, चलिए शायद एक क्वेश्चन और है, लेट अस सी व्हाट क्वेश्चन। ओह नो, नो क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपने देखा कि मुझे बहुत मजा आया, इनफैक्ट इस क्वेश्चन को जब मैं एनालाइज कर रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि मुझे कुछ नई नॉलेज आती है। इंडियन स्टूडेंट, each paper I analyze for you all, I love doing it with a lot of passion because I also learn. समझना कि आप केवल लर्न कर रहे हो, मैं आपके साथ लर्न करता हूं, एंड लर्निंग इज नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है लर्न करना। कोई ऐसा नहीं है दुनिया में जिसने लर्न कर लिया है जो नॉलेजेबल है। इट्स ऑल प्रोसेस, टिल वी डाई वी जस्ट लर्न। सो नेवर थिंक कि हमने कुछ लर्न कर लिया है जो कि फाइनलिटी है, एंड दिस प्रोसेस इज इंजॉयबल, नॉट समथिंग व्हाट वी गेट्स। ओके, भाषणबाजी बंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि अच्छा लगा हो तो शेयर करें एंड लाइक करें, कमेंट करें। और फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं, दो टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, सीयूईटी पीजी 2026 जो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। उसके रजिस्ट्रेशन के लिए इस मेल आईडी पे भेजें, नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर। यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं एज ए क्रैश कोर्स फॉर नाउ ऑलमोस्ट 45 डेज, दिसंबर बैच को, तो बहुत अच्छी आपको एक हेल्प हो सकती है। इसके लिए टेलीग्राम
पे यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल करें नेम, टेलीग्राम आईडी, मोबाइल नंबर @paulsciencehelp@paulsciencehelp.in पे। इस तरीके से आप मुझसे रीच कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं भरसक आपके सवालों के जवाब देने के, आपको हेल्प करने की। मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी।